स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे रेस्पिरेशन के अबाउट लेक्चर देने जा रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था बायोएनर्जेटिक्स के अबाउट। और हमने जनाब बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की, ब्रेकडाउन की, ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात की थी। हमने ये कहा था कि ये ईएमपी जो पाथवे है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है 6 कार्बन कंपाउंड जिसकी ब्रेकडाउन की जाती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के कौन से पोर्शन में, कौन से हिस्से में, साइटोसोल में उसकी ब्रेकडाउन की जाती है। और एक 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ा जाता है जिसमें प्रिपरेटरी फेज भी है, और जिस प्रिपरेटरी फेज में उसको क्या किया जाता है, उसका आइसोमराइजेशन भी की जाती है, उसको जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके साथ फास्फोरिलेशन भी की जाती है। और फास्फोरस के लिए उसमें जो है वो फास्फोरस जो है वो प्रोवाइड की जाती है एटीपी की ब्रेकडाउन से। एटीपी टूटती है, एटीपी में कन्वर्ट होती है और रिलीज होने वाली फास्फोरस जो है उसके साथ शामिल होती है। उसके बाद हमने बात की कि अगले फेज में जब G3P बन जाती है तो फिर वो पे ऑफ मरहला है। पे ऑफ मरहले में क्या होता है जनाब, इस मरहले में, इस स्टेप में क्या होता है कि वो जो के एटीपीज लेके, जिन एटीपीज की ब्रेकडाउन करके उनको एडीपी में कन्वर्ट करके क्या किया गया था, G3P बनाई गई थी। अब उन G3P को, दोनों G3P को कन्वर्ट किया जाता है पायरोवेट में, और उसके साथ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, फास्फोरिलेशन होती है। फिर उसमें एटीपीज को पैदा किया जाता है, 4 एटीपीज पैदा होती हैं। 2 जो कि खर्च हुई थी, जो कि प्रिपरेटरी फेज में खर्च हुई थी, उनको पे ऑफ इसलिए कहा जाता है कि वो जो खर्च हुआ था उसको लौटाया जाता है। वो एटीपीज जो कि प्रिपरेटरी फेज में मिली थी उनको वापस किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, उसमें पायरोवेट बन जाता है, तो बात करने जा रहे हैं पायरोवेट बनने के बाद। पायरोवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसके पास 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और उसके पास ऑक्सीजन की 3 एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो पायरोवेट वो मजीद 2 प्रोसीजर में जाएगा। या तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी ब्रेकडाउन होगी, या फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रेकडाउन होगी। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होगी तो वही एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रेकडाउन होगी तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। अब हम आज हम बात करने जा रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। वो पायरोवेट टूटता तो है, वो पायरोवेट आगे कन्वर्ट तो होता है, एटीपी की प्रोडक्शन तो करवाता है, मगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज जो बॉन्ड बना चुका होता है, उस ग्लूकोज में, उसके बॉन्ड्स में जितनी एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी का सिर्फ 2% जो है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एनर्जी जो कि ग्लूकोज के बॉन्ड्स के दरमियान मौजूद होती है, उसका सिर्फ 2% एटीपीज की शक्ल में मिलता है। तो इसका मतलब है कि बहुत कम एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन कितने तरीके से होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरीकों से होगी। एक है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है, दूसरा है अल्कोहलिक फॉर्मेशन। जो है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो कहां पे होती है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया वगैरह में या फिर ह्यूमन बीइंग के मसल्स में। क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग वगैरह है वो क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नॉर्मल रूटीन में उनकी बॉडी को नॉर्मल ऑक्सीजन मुयस्सर आ रही होती है, वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज करते वक्त उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। उनके मसल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की अमाउंट ज्यादा चाहिए। अब जब उनको एनर्जी की अमाउंट ज्यादा चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन अगर कम मुयस्सर है, ऑक्सीजन अगर उनके पास कम है, तो एक्सरसाइज के वक्त क्या होगा, वो विदाउट ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कुछ एनर्जी पैदा करने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त वो क्या करेंगे,
एटीपी को कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड में। यही वजह है, यही रीजन है कि मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिहाज से या फिर एक्सरसाइज के दौरान जब जो है वो ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है और ऑक्सीजन की जो है वो कमी लाभ होती है, तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन हो जाती है। अब जब मसल्स में लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से डिजीज भी होती है जिसको मसल फटीग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जनाब? उसको मसल फटीग कहा जाता है। कब? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी मसल्स में, तो उस वक्त क्या है कि लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन होगी। मतलब ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप वगैरह है, ये वर्क करते हैं। आप कोई जो है वो उठाते हैं, तो वजन उठाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कॉमन रूटीन से नॉर्मल रूटीन से आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि वो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा बॉडी में। जब लैक्टिक एसिड जमा होगा तो उसके नतीजे में क्या है? मसल फटीग होगी। अब लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? ये जो पायरुवेट है, ये हमारे पास क्या मौजूद है जनाब? पायरुवेट मौजूद है। अब ये पायरुवेट जिसके पास, ये पायरुवेट एसिड जिसके पास कार्बन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, 3 हैं, ये क्या कन्वर्ट होगा किस में? लैक्टिक एसिड में। लेकिन इस दौरान क्या होगा? NAD जो है वो कन्वर्ट होगी NADH में, और उस दौरान जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। तो इस दौरान चूंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, अब नतीजतन क्या होगा? लेकिन ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के रिलीज होने से हुई है, मगर ऑक्सीजन के ऐड होने से नहीं हुई, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीजन यहां पे ऐड होती फिर तो जनाब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता। ऑक्सीडेशन तो हुई है मगर हाइड्रोजन के रिलीज होने से नहीं हुई है। अब क्या हुआ कि एक पायरुवेट एसिड एक लैक्टिक एसिड में बदलेगा, ठीक है, तो नतीजतन क्या होगा? 2 पायरुवेट एसिड 2 लैक्टिक एसिड में जो बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ग्लूकोज से 2 पायरुवेट एसिड पैदा हुए थे, तो इसलिए 2 लैक्टिक एसिड बदले। तो नतीजतन क्या है कि 2 NADH में बदलेंगे, 2 हाइड्रोजन है, तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला आप देख सकते हैं, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन जो है वो 3 है, ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अगर हम मजीद बात करते हैं, ये तो एक प्रोसेस है ना लैक्टिक एसिड का जो मसल्स में होता है या फिर बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो है वो प्रोसीजर क्या है? वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है? ये होता है जनाब किस में? यीस्ट में होता है। बहुत ये जो है पुराने में ये बड़ा पुराना तरीका कार है कि यीस्ट में वकूफ पजीर होता है, फंजाई में होता है। उस वक्त होता क्या है? एक पायरुवेट एसिड जो है वो अल्कोहल में बदलता है और एथेनॉल बनाता है। एथेनॉल कौन सा अल्कोहल है? जो कि इथेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे अटैच होता है, तो वो एथेनॉल कहलाता है। क्योंकि अगर प्रोपेन होती 3 कार्बन वाली तो प्रोपेनॉल बनता, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन होती तो ब्यूटानॉल बनता, 5 कार्बन वाली पेंटेन होती तो पेंटानॉल बनता। यहां अगर 1 कार्बन वाली मीथेन होती तो मेथनॉल बनता। ये कार्बन इसके पास 3 जरूर हैं, ये पायरुवेट एसिड है, इसके पास 3 कार्बन मौजूद हैं, मगर ये 3 कार्बन जो है, अब आप पूछोगे कि 3 कार्बन वाले हैं, ये पायरुवेट एसिड है, तो इसको तो भाई प्रोपेनॉल बनाना चाहिए था। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि इन 3 कार्बन वाले प्रोपेनॉल में से पायरुवेट एसिड में से होता क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। मैंने 2 कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लिखी है क्योंकि ग्लूकोज के नतीजे में 2 पायरुवेट एसिड पैदा होंगे, तो हर अगर एक पायरुवेट एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो 2 पायरुवेट एसिड से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, नतीजतन क्या बना कि यहां पे एक ऑक्सीजन रह गई। क्या? क्योंकि यहां पे इसके पास 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन यहां से निकली और एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ले गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है वो पायरुवेट एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगी तो नतीजतन एक ऑक्सीजन बच गई। उस ऑक्सीजन ने क्या किया कि दूसरी कार्बन पर 2 कार्बन बच गई, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के साथ उसने क्या किया जनाब? डबल बॉन्ड बना के एसिटाल्डिहाइड बना दी। क्या बना दिया जनाब? एसिटाल्डिहाइड बना दिया। अब एसिटाल्डिहाइड आप जानते हैं कि वो होती है, वो एल्डिहाइड है जिसकी एक साइड पे तो अल्फा कार्बन के साथ वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है, उसकी एक साइड पे तो कार्बन मौजूद हो, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन मौजूद हो, कार्बन मौजूद ना हो, तो वो एसिटाल्डिहाइड कहलाती है। अगर इस अल्फा कार्बन के दोनों साइडों पे हाइड्रोजन मौजूद होती तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होती।
अगर इसके दोनों साइडों पे कार्बन होगी तो वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। ये एसिटाल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसकी कार्बन अल्फा कार्बन के एक साइड पे कार्बन मौजूद है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है। अभी एसिटाल्डिहाइड बनेगी। अब एसिटाल्डिहाइड में क्या होगी, तो ये एसिटाल्डिहाइड इसमें क्या होगा, आइसोमरिज्म होगा नतीजतन, और क्या होगा इस दौरान वाटर की एडिशन भी होती है, इसकी एडिशन होगी और नतीजतन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी। हाइड्रोजन की एडिशन कहां से होती है जनाब, इसमें जो है मजीद उस तरह NAD जो है वो कन्वर्ट होते हैं NADH में। किस में कन्वर्ट होते हैं, NADH में, और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होती है। चूंकि दो NAD है, दो NADH में रिलीज हुए, चेंज हुए, हाइड्रोजन रिलीज हुए आयन में, वो हाइड्रोजन आयन वो यहाँ पे आके ये क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है ये यहां से टूट के इधर बॉन्ड बना लेगी, ये OH बन जाएगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। नतीजतन ये क्या होगा जनाब, ये एक इथेन जो है उससे अल्कोहल बन गया, एथेनॉल बन गया। इसलिए मैंने कहा है कि ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड था, लेकिन इससे 2 कार्बन वाला एथेनॉल बना, इथाइल अल्कोहल बना, प्रोपेनॉल नहीं बना क्योंकि उसमें से एक कार्बन रिलीज हो चुकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुकी थी। तो जनाब यहाँ पे हमने टॉपिक को खत्म किया। ये था जनाब किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अबाउट बात की। तो जनाब एनारोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। आप लोगों को अगर पसंद आया वीडियो जाफर बायोलॉजी के जो लेक्चर दिया गया है तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।